Good afternoon, students. I am hoping that you all will be fine and in very high spirit. Today, we will discuss an important exam topic of research methodology, which is research proposal. Myself, Assistant Professor Vivek Sharma from PG Department of Commerce and Business Management, Arya College, Civil Lines, Ludhiana. The entire discussion will take place in 5 points. First, meaning of research proposal. Second, purpose of preparing research proposal. Third, key contents of research proposal. Fourth, short comparison of contents in case of different types of proposal. At last, benefits of research proposal. First, what is research proposal? A research proposal is an outline or draft plan of the research work proposed by researcher. It is also called as synopsis. Means जो रिसर्चर करने जा रहे हैं उसका एक ड्राफ्ट प्लान को रिसर्च प्रपोजल हम कहते हैं. इसको पॉपुलरली हम लोग सिनॉप्सिस भी कहते हैं. जब हम आगे जाके एमफिल और पीएचडी में स्टडी करेंगे तो उसमें रिसर्च प्रपोजल को सिनॉप्सिस भी कहा जाता है. नाउ let's have a look what constitute a good research proposal. A good research proposal is not about showing off one's interest, but it is about securing the interest of the sponsor in the problem under study. First of all, sponsor कौन होता है? Sponsor हमारा वो client होता है कह सकते हैं, या फंडिंग एजेंसी होती है जो रिसर्च करने के लिए हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं. एक अच्छा प्रपोजल बेसिकली वो होता है जो कि स्पॉन्सर की प्रॉब्लम को सर्व कर सके, ना कि उसे ये बताए कि हम क्या कर सकते हैं. बेसिकली पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं तो इसलिए हम लोग उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सेकंड, पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल क्यों प्रिपेयर किया जाता है? फर्स्ट, टू प्रेजेंट मैनेजमेंट क्वेश्चंस टू बी रिसर्च. ओवरऑल रिसर्च को यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे ताकि मैनेजमेंट उसको कॉम्प्रीहेंड कर सके. सेकंड, टू डिस्कस रिसर्च एफर्ट्स ऑफ अदर. यहाँ पर हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो स्टडीज़ पहले से हो चुकी हैं हम उनके एफर्ट्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. थर्ड, टू सजेस्ट डेटा नेसेसरी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड टू स्टेट हाउ डेटा विल बी गेदर्ड, ट्रीटेड एंड इंटरप्रेटेड. रिसर्च के रिगार्डिंग कौन सा डेटा हम लोग गैदर करेंगे, कैसे उसे एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेंगे. नाउ दीज आर द की कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रैकेट्स में जो वर्ड हैं वो की वर्ड्स हैं, एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बहुत यूजफुल रहेंगे. फर्स्ट कंटेंट इज एग्जीक्यूटिव समरी, पुटिंग अक्रॉस थ्रस्ट. Through executive summary, we will make our client understand why the research is important. Means हमारी जो रिसर्च वो किस लिए उसको बेनिफिट देगी, कैसे उसका बेनिफिट करेगी, या एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोग प्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर ब्रीफ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड बेनिफिट्स एंड आउटकम को हम लोग प्रेजेंट करेंगे. सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट गाइडिंग थीम. ओवरऑल रिसर्च की गाइडिंग थीम प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि उसको पढ़ने के बाद जो क्लाइंट को क्लियर हो जाए भी रिसर्च क्यों करनी ज़रूरी है. जितना हो सके हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे. थर्ड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फाइंडिंग गैप्स. यहाँ पर हम लोग हमारी रिसर्च से रिलेटेड वो स्टडीज़ जो हो चुकी हैं उनको मेंशन करेंगे और ये समझाएंगे भी वो कौन से एरियाज जो कि उन स्टडीज़ में अनकवर रह गए थे हमारी रिसर्च उसको कवर करेगी. इन सिंपल वर्ड्स, द गैप विच रिमेन अनफुलफिल्ड इन द प्रीवियस स्टडीज़ विच विल गेट कवर्ड इन आवर स्टडी. इन सिंपल वर्ड्स, वी विल स्टेट हाउ आवर वर्क इज़ गोइंग टू फिट इन टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर. यहाँ पर हम लोग रिसेंट एज वेल एज हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफिकल मटीरियल का भी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च मैथडोलॉजी. इसमें हम लोग रिसर्च के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, वाई, क्यों वो मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, एंड इन व्हाट मैनर दैट मेथड इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड. इसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट को भी मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट मीन्स those individual items which are
पार्ट ऑफ आवर स्टडी, इन सिंपल वर्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज एज ए होल भी हो सकती है। नेक्स्ट, बजट एंड रिसोर्सेज। नाउ दिस कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी विल take into consideration 2 points. First, neither there is over or under budgeting. For example, we are sure that research can be completed within rupees 10 lakh, मतलब 10 लाख में रिसर्च हो सकती है, तो हम फंडिंग एजेंसी से 10 लाख से ज़्यादा के फंड भी डिमांड नहीं करेंगे, ये अनएथिकल होगा। और 10 लाख से कम के फंड भी हम डिमांड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी रिसर्च रुक जाएगी। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर हम ओवरऑल रिसर्च की कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में जो है रिसर्चर की सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स और वो इक्विपमेंट्स जो रिसर्च के लिए चाहिएंगे उनकी सारी कॉस्ट आएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे बेसिकली ओवरऑल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी आएंगे, डेली के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। नेक्स्ट, टाइम टेबल। टाइम टेबल मीन्स various activities and sum total of those activities which will consume your time। यहाँ पर रिसर्चर एक एक इंडिविजुअल एक्टिविटी को प्रेजेंट करेगा, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा मेंशन करेगा, उसके साथ ओवरऑल स्टडी एज ए होल को कितना टाइम लगेगा एक डेडलाइन मेंशन करेगा। वी विल ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट अवर स्टडी विद इन द गिवन डेडलाइन, एज डिले फ्रॉम द डेडलाइन विल नॉट प्रेजेंट ए पॉजिटिव आउटकम। यहाँ पर हम लोग पॉपुलर नेटवर्किंग टेक्निक्स, PERT एंड CPM, PERT मीन्स प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, एंड क्रिटिकल पाथ मेथड का भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, रिसर्चर क्वालिफिकेशंस। सी, whenever we will employ a researcher from outside the organization, that is a third party, मतलब रिसर्चर बाहर की कोई पार्टी है, इस केस में उसका CV, करिकुलर विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। After studying CV, we will conclude whether the educational background and industry background of that researcher is relevant to our study or not for purpose of assigning work. Next, data analysis. We all know that in research data is mainly of 2 types, primary data and secondary data. Primary data means original data collected for research purpose, first hand data. Secondary data means data which has already been collected and analyzed, it is simply using for research purpose, second hand data. Here we will mention all the methods which will be used to analyze data after it has been collected, and we will also make use of diagrams, pictures, graphs, etc. We all know a good picture explains much more than 1000 words. Next, bibliography. In simple words, bibliography means all the sources which were consulted by us during the period of study. It can be books, magazines, website, YouTube channels, etc. वो सारे के सारे जो सोर्सेज जो कि हमने रिसर्च के लिए रेफ़र किए थे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पॉपुलरली देयर आर 2 स्टाइल फॉर प्रेजेंटिंग बिब्लियोग्राफी, APA एंड MLA. APA मीन्स American Psychological Association and MLA means Modern Language Association. Now, bibliography can either be presented in standard form or as per the request made by the client. Last, appendices. In simple words, appendices means all that information which is secondary for research purpose, but it is also very important. So, it becomes necessary to present that information. बेसिकली जब कभी भी रिसर्च में हम बहुत सारी की टर्म्स को यूज़ कर देते हैं, एब्रीवेशंस को यूज़ कर देते हैं, तो हम अपेंडिसेस में उनको प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं भी उनका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने अपनी स्टडी में एक जगह पे लिख दिया W3W। अब W3W की हम फुल फॉर्म को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। नाउ आई हैव मेड ए शॉर्ट कंपैरिजन, लेकिन पहले आप ये समझिए ब्रॉडली रिसर्च प्रपोजल 3 ही तरीके के होते हैं। पहला, इंटरनल प्रपोजल। यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने वाला पर्सन हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉई होता है, मीन्स पर्सन हु इज़ गोइंग टू प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल इज़ विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल प्रपोजल के केस में जो रिसर्चर है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, थर्ड पार्टी।
एकेडमिक प्रपोजल मीन्स वो प्रपोजल जो कि स्टूडेंट अपनी स्टडी पीरियड के दौरान जब वो एमफिल या पीएचडी या पोस्ट डॉक करते हैं प्रिपेयर करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्रीफली प्रेजेंट किया है कौन से कंटेंट कौन से प्रपोजल में होते हैं। वाई का मतलब है यस कंटेंट प्रेजेंट है, नो का मतलब नहीं प्रेजेंट। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव समरी देख सकते हैं जी, एकेडमिक प्रपोजल में ये नहीं होता, इंटरनल एक्सटर्नल में होता है। सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जोन से मर्जी टाइप का प्रपोजल हो, ये तीनों में होता है। रिसर्च मैथडोलॉजी भी तीनों के केस में प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, बजट एंड रिसोर्सेज। वी ऑल नो एकेडमिक प्रपोजल का पर्पस होता है एक डिग्री अवॉर्ड करना, एजुकेशन का पर्पस बिजनेस नहीं, इसलिए ये वहाँ पर नहीं होता, मैंने नो लिखा है। एट लास्ट रिसर्चर क्वालिफिकेशंस, जब कभी भी हम लोग रिसर्चर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय करते हैं, इस केस में उसका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सटर्नल प्रपोजल के केस में ये प्रेजेंट है। एट लास्ट देयर आर some benefits of the research proposal. These are also important. First, it allows the researcher to analyze feasibility of research report. Feasibility means क्या ये स्टडी को करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिकली feasibility में जज किया जाएगा स्टडी की जा सकती है या नहीं। Second, it provides the researcher with a blueprint of systematic plans and procedure to follow. Blueprint means a map, हिंदी में इसे हम नक्शा कहते हैं, स्टडी कैसे की जाएगी। Next, it acts as a communication between researcher and the supervisor. Fourth, it allows the sponsoring agencies like government, universities, or business organization to decide if the problem is significant or worth of study or not. At last, the sponsor can evaluate the research result by comparing with them stated in proposal. So that's all for today. I'm hoping after seeing this PPT, entire topic will be crystal clear. If you are having any kind of doubt, you can call me or message me at any time. Thank you. Stay healthy, stay safe.